तो हम चालू करते हैं। हमारा अभी टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसके अंदर एक रिएक्टेंट टूटता है बहुत सारे प्रोडक्ट में, तो हम उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें अगर कोई चीज टूट रही है तो सीधी सी बात है, उसको किसी चीज में एनर्जी चाहिए होगी। जब उसे एनर्जी मिलेगी तभी कोई चीज टूट पाएगी। किसी फॉर्म में एनर्जी चाहिए होगी, लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तीन फॉर्म में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी रिएक्शन लेता है किस तीन फॉर्म में लेता है, लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है FeSO4 का। अब FeSO4 क्या है? FeSO4 है फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हीट करेंगे यानी हमने इसको किस फॉर्म में एनर्जी दी? हीट के फॉर्म में एनर्जी दी। तो ये क्या बनाएगा? फेरस ऑक्साइड। क्या बनाएगा? फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये चीज हमें प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। देखो यहाँ पे एक चीज थी, उसने मिलके क्या बनाया? उसने तीन प्रोडक्ट बनाए। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब देखो, ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट लूजेस वाटर एंड इट चेंज ग्रीन टू व्हाइट। देखो फेरस सल्फेट जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, पर जब वो पानी लूज कर देती है यानी हीट करके तो पानी लूज कर देती है, तो कौन से कलर की बनती है? व्हाइट कलर की। और दो गैस रिलीज करती है, एक सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और एक सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO3। तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। आगे थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन तीन टाइप के होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन बाय लाइट और डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो तीनों के हम बारी बारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी हीट से जो डिकम्पोजिशन होता है उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो इसमें क्या है? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसे जब हीट करेंगे तो क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड देगा। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ये है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो एक जो रिएक्टेंट था, इसने हीट की वजह से डिकम्पोज होकर क्या दिए? दो हमें प्रोडक्ट दिए। ठीक है, तो यही यहाँ पे नीचे में लिखा है कि, और यहाँ पे जो CaO बना है उसकी एक प्रॉपर्टी हमें बताएगी कि मैन्युफैक्चरिंग जो CaO है, CaO किस लिए यूज होता है? सीमेंट मैन्युफैक्चर करने में यूज होता है CaO। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम इसमें कहा गया है कि एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है। किसका एग्जाम्पल दिया गया है? PbNO3 का, PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। देखो PbNO3 क्या होता है? इसको कहते हैं लेड नाइट्रेट। इसे कहते हैं लेड नाइट्रेट। ये देगा हमें लेड ऑक्साइड। क्या देगा? लेड ऑक्साइड। और NO2 होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक चीज ने हीट की वजह से, हीट हमने दी, थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, हमें तीन प्रोडक्ट मिले। तो जो लेड नाइट्रेट होता है वो होता है येलो कलर का होता है। जब हम इसे हीट करते हैं तो ये ब्राउन कलर की फिल्म निकालता है। कैसे धुएं निकालता है? ब्राउन कलर के धुआं निकालता है और हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है। ब्राउन कलर का क्यों होता है धुआं? क्योंकि उसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ब्राउन कलर का धुआं निकालता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम हमारा। आगे डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन होता है। देखो इसमें हम सनलाइट का यूज करते हैं। यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे आएगा सनलाइट आएगा। सनलाइट में क्या हुआ? AgCl किस में कन्वर्ट हुआ? Ag में और Cl2 में। AgBr कन्वर्ट हुआ Ag में और Br2 में। हम बैलेंस करेंगे इसको, तो बैलेंसिंग हमने सीख लिया आगे। और जो AgBr होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ये हमें इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP, याद रखना है कि जो AgBr है वो कहाँ यूज होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी चाहिए हमें रिएक्शन करने के लिए, तो इसलिए वो एंडोथर्मिक होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं? एंडोथर्मिक होते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी चाहिए। तो हीट की फॉर्म में चाहिए, या लाइट की फॉर्म में चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में चाहिए। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे क्या होते हैं? हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं, यानी उनमें एनर्जी चाहिए होती है।
जब तक कोई एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक कोई चीज टूटेगी नहीं। जब तक देखो एनर्जी नहीं मिलेगी तब हम काम नहीं कर पाएंगे, तो एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक कोई चीज टूटेगी नहीं, टूटेगी तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एली। आज हम पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिकम्पोजिशन। हमने सीखा था क्या होता है कि कोई पदार्थ का टूटना, टूट के बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस में बन जाना। तो उसमें चाहिए होती है हमको एनर्जी, लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो हम अभी पढ़ने वाले इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में कैसे होता है। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल गिवन है कि जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन होता है उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। इसके एग्जांपल है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका यहाँ एग्जांपल देखते हैं क्या है इस एग्जांपल में। इस एग्जांपल में हमें दिखाया गया है कि जो वाटर है, वाटर में जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इलेक्ट्रिसिटी वाटर में से पास करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस बनेगी और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, यहां देखो ये वाटर के पार्टिकल्स थे, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। यहां सिर्फ ऑक्सीजन के पार्टिकल, समझो यहाँ पे ऑक्सीजन के पार्टिकल रह गए, यहाँ हाइड्रोजन के रह गए। समझो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहां पे हमारा डिकम्पोजिशन हुआ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो ये हमारा बहुत अच्छा एग्जांपल था, इसे हम आगे कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या सीखने वाले हैं हम। आगे देखिए हम सीखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट हम जैसे जानते हैं कि ये चीज का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना या एक जगह से दूसरी जगह पे बदल जाना, एक दूसरे में बदल जाना। तो एक केमिकल रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करे, इसको कैसे समझेंगे हम, इसमें देखते हैं। हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल से कैसे समझेंगे कि देखो हाई रिएक्टिव मेटल मतलब कोई चीज अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो वो सीधी सी बात है किसी कम रिएक्टिव की जगह छीन लेगा। अगर कोई ज्यादा पावरफुल है तो किसी कमजोर की जगह छीन लेगा। तो वैसे ही अगर कोई मेटल या एलिमेंट, यहां हम रिएक्टिव मेटल भी लिख सकते हैं, कोई एलिमेंट भी लिख सकते हैं, मेटल या एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट कोई ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कम रिएक्टिव को हटा के खुद उधर बैठ जाएगा। तो देखो फेरस जो है, फेरस यानी ये आयरन है बट इसका नाम क्या है, फेरस है। तो जो फेरस है वो ये है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में Cu को हटा के Fe खुद बैठ जाता है। देखो Cu को हटा दिया और Fe खुद इसमें बैठ गया और क्या बना लिया, फेरस सल्फेट बना लिया। तो यहां पे यही हमको देखना है। देखो यहां पे Fe ने दूसरे की जगह छीन ली, जगह छीन के खुद आ गया, डिस्प्लेस हुआ। तो कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा कौन चेंज होंगे, हमेशा एलिमेंट चेंज होंगे। एलिमेंट चेंज हो गया फिर कैसे, एलिमेंट एक्सचेंज होंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो इसमें ZnSO4 बन गया, Cu बन गया। ये जो लास्ट एग्जांपल है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे, लेड है, लेड ये है कुप्रस क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं, कुप्रस क्लोराइड कहते हैं, कुप्रस क्लोराइड। अब ये Cu को डिस्प्लेस कर लिया और Pb यहां पे आ गया तो क्या बना है, PbCl2 और Cu निकल गया। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हमें ये ध्यान में रखना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह आके उसकी जगह ले लेता है, डिस्प्लेस कर देता है। आगे चलते हैं, आगे है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि दोनों चीज बदली होंगी, ये भी बदल जाएंगे और ये भी बदल जाएंगे। पहले सिर्फ आगे वाले आयन बदल रहे थे, अब दोनों आयन बदल जाएंगे। देखो इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स का एक्सचेंज होता है। सबसे पहले हम समझते हैं आयन क्या है। समझो मैंने आपको दिया NaCl, इसमें आयन क्या है, एक तो Na प्लस है, एक Cl माइनस है। देखो जब एक प्लस एक माइनस से मिलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो NaCl मिलके क्या बनाया, NaCl, न्यूट्रल हो गया। तो ये एक प्लस है एक माइनस है, तो इनको कहते हैं आयन्स। ठीक है, इसमें आयन चेंज हो, इसमें आयन क्या है, Na प्लस और SO4 2 माइनस। इसमें क्या है, Ba2 प्लस और Cl माइनस। तो ये आयन चेंज हो गए, ये आयन चेंज हो गया। NaCl, Na इसके पास चला गया, Ba इसके पास चला गया, तो क्या बना, BaSO4 NaCl, ये बन गया।
अब इस रिएक्शन में हमेशा एक प्रिसिपिटेट बनता है। प्रिसिपिटेट मतलब ऐसा पदार्थ जो पानी में न मिल सके। तो ये जो BaSO4 है ये क्या है? प्रिसिपिटेट है। ये क्या है? प्रिसिपिटेट, यानी ये इनसोल्यूबल है वाटर में, पानी में मिल नहीं सकता। ये प्रिसिपिटेट बनाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां